हाय दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं शिवम यादव। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। संविधान में इनका क्या महत्व है, कितनी अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों में क्या संशोधन किया गया, पहले कितनी थी अब कितनी है, सबके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। हम यहाँ बात करते हैं, अनुसूचियों के बारे में देखते हैं। यहाँ दिया भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं। जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में 4 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियों को बढ़ा दिया गया, जिससे वर्तमान समय में अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल। तो हम इन 12 अनुसूचियों को बारी बारी से समझते हैं। चलिए तो हम आगे देखते हैं। ये एक चार्ट है, चार्ट पर हम देखते हैं। हम इस तरह व्यवहारिक रूप से समझें कि हमें इन अनुसूचियों के बारे में एक समझ पैदा हो जाए, एक तरह से समझ बन जाए, तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, जो कि महत्वपूर्ण होती हैं परीक्षाओं के लिए। परीक्षाओं में विशेष तौर पर अनुसूचियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए हम चर्चा करते हैं। पहली अनुसूची। हम पहले ये बताएं कि अनुसूचियों को हम एक पर्सन यानी एक इंडिविजुअल विशेष आदमी के तौर पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है। पहली अनुसूची के बारे में देखेंगे। पहले जैसे कोई व्यक्ति है, उसे किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, हम आप वगैरह कोई भी हो, तो जैसे उसे किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो पहले तो उसे एक लैंड चाहिए यानी ज़मीन चाहिए रहने के लिए। तो हम इस तरह से समझ लेते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, पहले समझाते हैं। मान लीजिए ये हम हैं, हमें क्या चाहिए, हमें पहला एक चीज़ चाहिए, लैंड चाहिए यानी ज़मीन। तो हमारी आवश्यकता, पहली आवश्यकता क्या है, एक व्यक्ति की पहली आवश्यकता क्या है वो। तो इसी तरह अनुसूचियाँ भी हमारी हैं। पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी, 4 संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाकर 8 कर दी गई हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि पहली अनुसूची कब जोड़ी गई थी। 1951 में पहली जो 8 अनुसूचियों के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वही प्रथम संविधान संशोधन भी था। और 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस तरह से तो हम बात करते हैं, ये जो एक पर्सन है, इसके लिए विशेष तौर पर रहने के लिए क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो पहली जो अनुसूची, हमारी पहली अनुसूची जो है, उसमें किस चीज़ का चर्चा, हमारे देश के जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें क्या चर्चा किया गया है, यही तो चर्चा है ना। कि देखिए, राज्य के नाम पर उनके राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी सीमाएं, यानी हमारे राज्य और उनकी सीमाएं। मतलब हमारा यहाँ पर राज्य का मतलब देश से है, ये नहीं कि जो हमारे यहाँ 28 राज्य हैं उससे नहीं, मतलब राज्य। तो हमें हमारे देश की सीमा कितनी है, कितना बड़ा हमारा देश है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इसकी सीमा क्या है, इन सब का निर्धारण हो, ये पहली अनुसूची में दिया गया है। और पहली अनुसूची में आर्टिकल कितना है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो इस तरह एक व्यक्ति के लिए क्या हो गया, ये हो गया कि हाँ, उसे कितना क्षेत्र चाहिए, उसका रहने के लिए स्थान कहाँ से कहाँ तक का। और फिर हम उसी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं दूसरी अनुसूची। तो वो जो पर्सन है, उसको उसके लिए फिर दूसरा क्या होता है, कहीं भी रहेगा तो उसे दूसरी अनुसूची के तहत क्या, जैसे वो व्यक्ति कहीं पर भी रहेगा, उसके लिए आवश्यकता है, जहाँ भी रहेगा उसके लिए वेतन भत्ते चाहिए। उसको वेतन चाहिए ना, वो जब रहेगा, एक ज़मीन पर रहेगा, एक जगह काम करेगा, तो उसे वेतन चाहिए। तो पहले वो वेतन लेगा, यानी पहले वो ज़मीन पर रहेगा, यानी पहली अनुसूची में हमारा हो गया कि जो राज्य क्षेत्र हैं उनकी सीमाएं हैं, देश की सीमाएं। और दूसरी में हो गया वेतन भत्ते, वो व्यक्ति पहले तब वेतन लेगा दूसरी में। और तीसरी में जब वेतन ले लेगा, उसके बाद शपथ खाएगा, तभी तभी उसके बाद शपथ लेगा, तब शपथ लेगा। लेकिन एक बात और देखते चलिए आप लोग, जब वो इसमें दूसरी सूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि, इन और प्रधानमंत्री, ये जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश हैं, इन सब का चर्चा इसमें है कि ये सब वेतन कैसे पाएंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं, उनका चर्चा इसमें नहीं है कि प्रधानमंत्री को वेतन भत्ता कैसे दिया जाएगा। और जो थर्ड अनुसूची है, इसमें शपथ का उल्लेख है। शपथ में कौन कौन शपथ ले सकता है, इस तीसरी अनुसूची में किसकी किसकी चर्चा है।
तो ये तीसरी अनुसूची में है मंत्री, सांसद, आपके हुए मंत्री, सांसद, सीएजी और न्यायाधीश। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इन तीनों का उल्लेख इसमें नहीं है। ये जो है इन तीनों लोगों का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। शपथ लेने का जो है मंत्री, सांसद, सीएजी, न्यायाधीश तीसरी अनुसूची में है, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति इन तीनों का उल्लेख नहीं है। और हम आगे देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यानी जब वो शपथ ले लेगा, वेतन ले लेगा, रहने के लिए स्थान मिला उसे व्यक्ति को, फिर वो क्या किया, उसे वेतन चाहिए, वेतन लिया, तब वेतन लेने के बाद तब वो व्यक्ति शपथ ले सकता है। शपथ लेने के बाद क्या करेगा भैया, जब वो शपथ ले ही लिया तो अब उसके बाद करेगा सीटों का बंटवारा। कहाँ से कि अब उसका पेट भरने लगा, अब उस सीटों का बंटवारा करेगा ना, तब है तो आगे फिर काम बढ़ाएगा, अपना राज करेगा, तो वो सीटों का बंटवारा करेगा। इससे ये पता चल जाता है इसमें राज्यसभा सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर, यानी जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा सीटों का बंटवारा होगा। 1971 की जनगणना के आधार पर सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं? यूपी में। कितनी सीटें हैं? 500 कुछ करके हैं, याद नहीं हमें, देख लेना आप लोग। और अब आती है पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में हम बात करेंगे, इसमें क्या दिया है, उस सीटों को बंटवारा कर चुका। अब पाँचवीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। इसमें जो 4 राज्य हैं इनको विशेष दर्जा दिया गया है, इन्हें विशेष दर्जा दिया गया है। ये हैं हमारे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन चारों राज्यों को एक इनका ट्रिक भी है, एटीएम, एटीएम। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। कभी कभी एग्जाम में दे देता है तो बच्चे ये जो सब लोग भूल जाते हैं, एक यम का मतलब ये, इसमें भटकना मत, नहीं तो कोई कोई मणिपुर भी लगा देते हैं। इसमें मणिपुर नहीं है, मणिपुर को खास ख्याल रखना, मणिपुर नहीं है। कभी कभी लोग लगा देते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। ये मणिपुर, मेघालय एक छूट जाता है, लेकिन ध्यान देना मेघालय और मिजोरम याद रखना। और हम 7वीं सूची के बारे में करते हैं चर्चा। इसमें दिया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल है। संघ यानी केंद्र सरकार, राज्य सूची यानी राज्य सरकारें जो है देश में, और समवर्ती सूची यानी राज्य और केंद्र सरकारें जो दोनों मिलकर योजनाएं बनाती हैं, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। जैसे राज्य पुलिस की जो आता है, ये राज्य सरकार के बीच, और जो रेलवे वगैरह के पुलिस होते हैं वो केंद्र सरकार की सूची के अंदर, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह सबका बंटवारा होता है, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच अलग अलग बंटवारा होता है। जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर साथ ही बनाते हैं। और आगे आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के बारे में हम चर्चा करते हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी। हमारा जो संविधान था उसमें केवल 14 ही भाषाएं दी गई थी। फिर इसी 8वीं अनुसूची में और भाषाएं जोड़ी गई। जैसे देखिए 21वें अमेंडमेंट यानी 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 15वीं भाषा जो थी वो सिंधी जोड़ी गई। और 77वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इनको जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी इन सबको जोड़ा गया। और ये सिंधी। कितनी भाषाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 8, ये 15वीं भाषा। हाँ 14 में ये इतनी जुड़ गई 8, तो ये हो गई 22 भाषाएं हो गई हैं। और इसके साथ अब हम देखते हैं आगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के बारे में, 9वीं अनुसूची ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो थी हमारे पहले थी वो सब वही थी कि जो संविधान में पहले लिखी थी 8वीं तक। और हम पहले ही चर्चा कर दिए, बताए थे कि 9वें जो है वो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इस सूची को जोड़ा गया था। इसमें दिया क्या है, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन जो है, जो जमींदारी प्रथा देश में बनी हुई थी, उस जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने उन्मूलन में से होता है कि समाप्त करना, जो प्रथाएं चल रही हैं उनको समाप्त करना, उनका निवारण करना, किसी भी समस्या का निवारण करना उन्मूलन कहलाता है। तो ये केशवानंद भारती के 24 अप्रैल 1971 के बाद
के मामले न्यायालय में नहीं जा सकते। जो ज़मीनी विवाद से जुड़े हैं 24 अप्रैल 1971 के बाद के मामले इस अनुसूची के तहत नहीं जा सकते। और अब हम आगे चर्चा करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है जो दल बदल, यानी जो नेता लोग थे इस पार्टी से उस पार्टी से होते थे, दल बदल कर भाग जाते थे, उस पर रोक लगाने के लिए ये 10वीं अनुसूची लाई गई। और हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है ग्राम पंचायतों की शक्तियों की जिम्मेदारी, इसमें 29 विषय जोड़े गए। ये जो है ग्रामीण समाज से जुड़ी है। और जो हमारी है आप 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से जुड़ी हुई है। इसमें 18 विषय जोड़े गए हैं, इसमें 29 विषय हैं बस। और इस तरह से हम एक बार सटीकता से दिखा देते हैं आप लोगों को। ऐसे ये जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है कि व्यक्ति भारत में, वो जो व्यक्ति है पहले जगह ज़मीन के लिए, फिर उसके लिए क्या आवश्यकता होता है किसी पर्सन के लिए, वेतन भत्ते की आवश्यकताएं होती है। पहले जगह की हुई, वेतन भत्ते की हुई, फिर वो शपथ ले सकता है, शपथ लेगा, फिर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करेगा, फिर जनजातीय प्रशासन होगा, 4 राज्यों जो ATMM बताए थे वो ATMM वाला। और ये समवर्ती और राज्य सूची, और ये 8वीं अनुसूची जो है भाषा के लिए है, 9वीं भूमि सुधार, और 10वीं दल बदल, और 11वीं ग्राम पंचायत, और 12वीं नगर पंचायत के लिए है। इस तरह से हम अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। ठीक, तो और अब हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।